Yes, we are live now. Hello, friends. This is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मॉक टेस्ट 1 है ये, यानी फ्रेश क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एग्जाम के लेवल को और सिलेबस को देखते हुए। और आप सभी का लेट्स लर्न पे स्वागत है। स्टार्ट करेंगे 30 क्वेश्चंस। आज हम टाइम पे हैं, कल से और कोशिश करेंगे थोड़ा और टाइम पे आ जाएं, है ना। चलिए शुरू करें कहानी। 30 क्वेश्चंस हैं, कम समय लगाएंगे, इसको एक मॉक टेस्ट की तरह ही करेंगे। और मैंने लेवल जो है, क्योंकि हम पहला मॉक टेस्ट है तो शुरू कर रहे हैं जस्ट, तो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट की तरफ ही हैं अभी। बट अगर आपको ये बिल्कुल आसान लगे, 25, 26, 27 अगर हर कोई स्कोर कर पाए, जो कि आप कमेंट्स में बताएंगे, तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक चल रही है, क्योंकि सिलेबस अप्रोप्रिएट है जो सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये जो नेक्स्ट आने वाले सेशंस होंगे ये डिफिकल्ट की तरफ ही जाएगा फिर, ठीक। 30 में से 30 देखते हैं कितने लोग ला पाते हैं आज। 25 प्लस तो आने चाहिए। अगर आप इस समय अगर 25 प्लस नहीं आ रहे हैं इस टेस्ट में, तो मतलब हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं समझने में क्वेश्चन को। चलिए खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। जो बची हुई पेंडिंग पीडीएफ्स हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं अपडेट होकर के, और वो आप तक पहुंच जाएंगी आज ही रात को टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल क्या है? लेट्स लर्न स्क्वाड। ये एक ओरिजिनल मतलब चैनल पे जाइए, किसी कॉपी पेस्ट चैनल पे मत चले जाइएगा। 9 लाख या 10 लाख के आसपास हम लोग वहाँ होंगे, तो किसी फेक टेलीग्राम चैनल, फेक वेबसाइट, इन सब से बच के रहना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष है और आप इसका जवाब फटाक से देंगे पोल में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लाइक शेयर कर दीजिएगा आप जैसे जैसे आते जाएंगे, कि भाई टेस्ट लगा लो, थोड़ा सा पेपर जो है नज़दीक आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? असर्शन यानी अभिकथन। और 20 तारीख को हम मैराथन कर रहे हैं, तो 20 जनवरी रात को 9 बजे देखिएगा। तो असर्शन यानी अभिकथन, रेगुलर इंटरेक्शन विद पेरेंट्स हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड लर्नर्स सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स, यानी माता पिता से नियमित संवाद शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझने में सहायता करता है। ये बात सही है कि गलत है? फटाफट से बताओ भाई। अगर रेगुलर इंटरेक्शन है पेरेंट्स के साथ, इसीलिए आप देखते हैं समय समय पे पेरेंट टीचर मीटिंग्स स्कूल में होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिस बैकग्राउंड से, जिस परिप्रेक्ष्य से, जैसा कि वाइगॉस्की कह रहे हैं, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव या डेवलपमेंट में भी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे के विकास पे वो जिस समाज, जिस संस्कृति से आ रहा है, जो त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिस तरह के समाज में वो रह रहा है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम बच्चे की पृष्ठभूमि को समझ पाए, उस तरह से डील कर पाए, कोई समस्या अगर उसके साथ है, एग्जाम्पल्स किस तरह के देने हैं, किन रणनीतियों का या टीचिंग स्ट्रेटजीज या मेथड्स का इस्तेमाल आगे करना है, ये अगर बच्चे के पेरेंट्स, इसको हम अगर आप वैसे देखेंगे तो इसको हम कहते हैं मीजो सिस्टम, या मतलब कोई तो एक सिस्टम है, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, मीजो में ही आता है आई बिलीव। पीटीएम्स जो हैं, जो आपका पेपर में आता नहीं है बट हम पहले पढ़ते थे, मैं पढ़ाती थी आपको, मतलब हम डिस्कस करते थे। ये है आपकी, इनका मॉडल है 5 मॉडल्स, एक बार बताओ। ब्रॉनफेन ब्रनर के मॉडल्स हैं 5 MME से जो है हम डिस्कस करते थे, है ना, कि माइक्रो सिस्टम्स होते हैं, फिर मीजो सिस्टम्स होते हैं, जिसमें 2 माइक्रो सिस्टम्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि एक माइक्रो सिस्टम परिवार है, दूसरा माइक्रो सिस्टम आपका क्या है? स्कूल है। दोनों अपने आप में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो पीटीएम बन गया, ठीक है ना। तो ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। इसीलिए हम पीटीएम्स रखते हैं कि बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से टीचर जो है अवगत रहे। रीजन क्या है इसका? लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, कल्चरल एंड इमोशनल फैक्टर्स बियॉन्ड द क्लासरूम, यानी जो अधिगम है, सीखना है, वो केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व भावनात्मक कारकों से भी प्रभावित होता है। अगर घर में शोर है, बहुत लड़ाई रहती है, या फिर बच्चे का एक पेरेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, तो ये सब चीजें बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेंगी। तो टीचर को उस तरह से डील करना होता है कि किसी बच्चे के घर में अगर मान लो डेथ हुई है, या कोविड में इतनी सारी डेथ्स लोगों के घर में हुई है, या किसी के माँ बाप हैं या पिताजी हैं जो बहुत ही बीमार रहते हैं, है ना, या वो किस पृष्ठभूमि से आता है, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो सकती है ना, आसपास कुछ और हो सकता है, कोई जीवन में घटना घटी हो, कोई हो सकता है कोई रेप विक्टिम भी क्यों ना हो, सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो किसी बच्चे के साथ। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं, जो समाज है, संस्कृति और इमोशनल फैक्टर्स हैं, कि इमोशंस किस जगह पे हैं बच्चे के, ये सब प्रभावित करेंगे बच्चे के अधिगम को। ये बात सही है कि नहीं है? तो अगर हम देखें, ये दोनों बातें इंडिपेंडेंटली अपने आप में सही हैं। तो पूछा है कि रेगुलर इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ और टीचर्स, पेरेंट्स और टीचर्स का हेल्प करता है बच्चे की सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को समझने में। और ये समझने से क्या होगा? क्योंकि लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है सोशल, कल्चरल एंड इमोशनल फैक्टर्स से, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक। तो ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन नॉट लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, सेकंड के साथ जाएंगे, जो कि 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, इसको एक मॉक टेस्ट की तरह हमको लेना है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा।
ये क्या कहता है भाई, अ स्टूडेंट कंटिन्यूज वर्किंग ऑन अ साइंस प्रोजेक्ट इवन आफ्टर द टीचर अनाउंसेस दैट इट विल नॉट बी ग्रेडेड। एक विद्यार्थी है जो जिसको विज्ञान की परियोजना, एक प्रोजेक्ट मिला था, साइंस प्रोजेक्ट, कोई और प्रोजेक्ट भी हो सकता था। बच्चा है एक, बाकी सारे बच्चे हो सकते हैं 5 बच्चे हों, बट एक बच्चा है जो उस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है, जबकि टीचर ने कह दिया इसके नंबर नहीं मिलेंगे, अपनी मर्जी है, करना है तो करो। तो कुछ बच्चों ने छोड़ दिया क्लास में, मान लो 25 बच्चों ने छोड़ दिया, बाकी के 15 बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं हम तो करेंगे। तो अगर एक बच्चा है वो कंटिन्यूज वर्किंग करता रहता है काम एक साइंस प्रोजेक्ट पे, इवन आफ्टर टीचर ने अनाउंस कर दिया कि इट विल नॉट बी ग्रेडेड, यानी नंबर नहीं मिलने वाले इस प्रोजेक्ट के, द स्टूडेंट रिपोर्ट्स एंजॉइंग द चैलेंज एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व। बच्चा क्या कहता है कि भाई मुझे ये जो चैलेंज है इस प्रोजेक्ट को करने में, ये जो मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चंस करा रहे हो, इससे जिज्ञासा है कि मैं नए क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मॉक में जवाब दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। बेशक ये कोई नंबर थोड़ी जुड़ेंगे सीटेट में। इट्स लाइक प्री बोर्ड में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि हो सकता है कि हो क्या सकता है, मतलब होता ही है कि ऐसा तो नहीं है कि जीवन में वो कहीं मार्कशीट यूज होनी हो, कहीं एडमिशन के लिए हो जाए बात अलग है, बट एक्चुअल में तो वो फाइनल मार्कशीट नहीं है ना जो प्री बोर्ड में नंबर है। ठीक, तो क्यों, क्योंकि बच्चे को चैलेंज महसूस हो रहा है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, है ना। दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट्स, क्या इलस्ट्रेट करती है, कोई रीजन बाहर तो नहीं है, जब नंबर मिलेंगे ही नहीं तो रीजन अंदर है, अंदर है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, अगर रीजन बाहर हो तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप में। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड तो खत्म हो गया ना, ग्रेड्स तो खत्म हो गए कि ए प्लस मिलेगा कि बी प्लस मिलेगा कि 90% मिलेगा, वो तो चक्कर ही खत्म कर दिया टीचर ने। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन फॉर फ्यूचर गोल्स, यानी भविष्य के लक्ष्यों हेतु साधनात्मक, तो आगे आने वाले उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन है, इंस्ट्रूमेंट बनेगी ये मोटिवेशन। क्यों भाई, हमें क्या पता, आगे हो सकता है किसी और फील्ड के कोई टास्क मिलने वाले हों। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ड्रिवन बाय इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि है उस काम में तभी वो चैलेंज महसूस कर रहा है, क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जॉय ऑफ लर्निंग, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने का जो रीजन है वो अंदर है बच्चे के। डी ऑप्शन क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर, नंबर तो मिल ही नहीं रहे, फेल होने का तो डर ही नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट लर्निंग फ्रॉम डेवलपमेंट। भाई लर्निंग एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, लर्निंग को हम प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एज वेल बोल देते हैं कई बार, तो लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच का अंतर कौन सा एक स्टेटमेंट है जो डिफरेंशिएट कर पाता है, सीखना और विकास में सही अंतर कौन सा है, या अधिगम और विकास में, या अधिगम एवं विकास में। लर्निंग और डेवलपमेंट क्या है, हम बात करते हैं ना लर्निंग का रिश्ता क्या कहलाता है डेवलपमेंट के साथ, यानी लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो लर्निंग का क्या रिश्ता है डेवलपमेंट के साथ, ये हम पहले ही चैप्टर में हमेशा डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे भी ये बात हुई थी, अगर आपने वो डेमो सेशन भी देखा होगा तो आप बता पाओगे। ठीक है ना, तो सीखना और विकास में सही अंतर कौन सा है, तो लर्निंग इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, अधिगम गुणात्मक है और विकास मात्रात्मक है। 50% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं सही, अटक गए आप, जबकि छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, गलत जवाब दे रहे हैं आप। किसने कह दिया लर्निंग क्वालिटेटिव ही होती है, क्वांटिटेटिवली नहीं हो सकती लर्निंग, हो सकती है भाई। आपने कल से कितना बेहतर आज आप भाग पाए, आपने रनिंग सीखी और कल आपने 100 मीटर को कंप्लीट किया था 1 सेकंड में, 3 सेकंड में, व्हाटएवर, 1 किलोमीटर गए थे आप 2 मिनट में, 5 मिनट में, और कल गए थे 5 मिनट लगे थे आपको 1 किलोमीटर जाने में, आज आपने 2 मिनट में चले गए, तो क्या ये क्वांटिटी में मेजरेबल नहीं है, बिल्कुल मेजरेबल है। तो लर्निंग क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव ही क्यों होगी, क्वालिटेटिव भी हो सकती है बट इट कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल। ठीक, तो मात्रात्मक भी हो सकती है, सिर्फ गुणात्मक होगी ये किसने कह दिया भाई, मात्रा तो माप सकते हो ना, जब आपको नंबर मिल रहे हैं किसी चीज के तो इसका मतलब लर्निंग को तो मापा तो जा सकता है, सारी चीजों को लर्निंग में मापा जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। विकास मात्रात्मक है ये भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास तो दोनों है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, और अगर एक चूज करना पड़े तो हम गुणात्मक चूज करते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे गलत गलत जवाब दोगे कैसे चलेगा। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, हाँ ये लर्निंग की एक परिभाषा है, लेकिन ये लर्निंग की एकमात्र परिभाषा नहीं है कि अधिगम अनुभव के कारण होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, कि आपने इंग्लिश बोलना सीखा, एफर्ट किया, प्रैक्टिस किया और आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, अब आप इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में दे देते हैं, या आपने साइकिल चलाना सीख लिया, व्यवहार में परिवर्तन है। अब वो वैसे वाला व्यवहार नहीं है कि वर्बल व्यवहार की बात नहीं हो रही है यहाँ, तो ये बात तो सही है, ये बिहेवियरिस्टिक व्यवहारवादी एक परिभाषा है, बट बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन स्कूलिंग, ये तो हम नहीं कह सकते कि लर्निंग या डेवलपमेंट सिर्फ स्कूलिंग पे बेस्ड है, तो जो स्कूल नहीं गया उसका विकास नहीं हुआ, फिर तो कबीरदास कभी कबीरदास नहीं होते, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये आपके थॉमस एल्वा एडिसन जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था, तो वो भी फिर कभी जो है खोज नहीं कर पाते, समझ रहे हो। तो ये तो वैसी बात हो गई कि अगर स्कूल में ही हो रही है लर्निंग और डेवलपमेंट, तो जब स्कूल में नहीं जा रहे थे जो लोग, तो वो कभी स्मार्ट ही नहीं है, हैं?
डेवलपमेंट ऑलवेज अकर्स फास्टर देन लर्निंग, विकास हमेशा तेजी से होता है लर्निंग के, ये तो इस पे डिबेट है। पियाजे कहेंगे भाई डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, और वाइगॉत्स्की कहेंगे लर्निंग लीड्स या प्रोसीड्स डेवलपमेंट। तो ये तो डिबेटेबल बात है। तो एक ही ऑप्शन है जो बिना डिबेट के यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन है लर्निंग की, कि अधिगम अनुभव के कारण होने वाला व्यवहार में लगभग स्थायी परिवर्तन है, कि जब आपने कोई चीज सीख ली तो ऐसा नहीं आप कल भूल जाएंगे, एफर्ट और प्रैक्टिस करके। डेवलपमेंट में कुछ चीजें स्वतः होती हैं और ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कि मैंने कुछ सीखा, मैंने भाषा सीखी एफर्ट और प्रैक्टिस करके, और भाषा जो है एक उम्र पे सीखी जाएगी, 6 महीने में तो नहीं सीख सकते हो आप, कितनी लैंग्वेज आएगी 6 महीने के बच्चे को। तो ये भाषा मेरा विकास में मदद देगी। दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये क्या कहता है, अ टीचर नोटिसेस दैट अ लर्नर इज अनेबल टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। यानी एक टीचर ये नोटिस करता है कि एक बच्चा है जिसको एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। वो नहीं होते कि इतने सेब हैं एक टोकरी में, बचपन में जो आप मैथ्स में सवाल करते हो ना, वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। तो एक वर्ड प्रॉब्लम अगर बच्चे को दी गई है, इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करने को कहा गया है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा खुद से, है ना। हाउएवर व्हेन द टीचर प्रोवाइड्स गाइडिंग क्वेश्चंस, जब गाइडिंग क्वेश्चंस टीचर जब संकेत देता है, गाइड करता है, एग्जांपल्स एंड प्रॉम्प्ट्स, द लर्नर ग्रेजुअली बिगिंस टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। बच्चा जो है खुद से स्वयं हल करने लगता है इस तरह की सिमिलर समस्याओं को, जब टीचर से उसे हिंट या क्यूज या जहां पे वो अटक रहा था उस तरह से मदद मिल जाती है। तो 89% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ओवर टाइम द टीचर रिड्यूसेस सपोर्ट, धीरे धीरे टीचर सपोर्ट हटा लेता है जब वो अटकता नहीं है और खुद से करने लगता है काम को। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की, दिस लर्निंग प्रोसेस मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट्स, क्या दर्शाती है, एक्चुअल डेवलपमेंट। देखिए एक्चुअल डेवलपमेंट जो सो कॉल्ड हम कह देते हैं, वो दर्शाता है कि जितना आप स्वयं से कर लेते हैं बिना मदद के। तो ये तो है नहीं कि बिना मदद के यहाँ काम हुआ हो। लर्निंग थ्रू क्रिटिसिज्म है, क्या है इनके लिए, ये क्रिटिसिज्म है। अटकी है क्या वीडियो? तो क्यों अटकी है जब यहां से सब कैसे चल रहा है? ओके ठीक चल रहा है, तो आपने रिफ्रेश ही नहीं किया होगा, है ना। चल अच्छा नहीं चल रहा, अरे यार हुआ क्या ये इशूज नहीं चाहिए यार हमें, है ना। चलो खैर अभी देखना, हाँ पता नहीं यहां से तो सब ओके ही था, ये 60 FPS किया हुआ था। चलो खैर, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर से आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हिंट दे करके सिखाने की बात हुई है। मुझे लग रहा है आज शुरू से ही बफरिंग है। हिंट देख करके सिखाने की बात हुई है कि बच्चा जब इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ करने लगेगा तो ये मदद आप हटा लेंगे। और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी जैविक परिपक्वता या जेनेटिक्स को, जीन्स को तो वाइगॉत्स्की ने इग्नोर ही किया है, ये तो इनका क्रिटिसिज्म भी है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी मदद के साथ कितना खुद से सॉल्व कर पा रहा है, वो थर्ड ऑप्शन में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, in a classroom a teacher encourages student to justify their answers। टीचर ने एनकरेज किया बच्चे को कि जो जवाब तुमने दिया उसको जस्टिफाई करो कि सही क्यों है। कोई जवाब सिर्फ सही जवाब नहीं देना है, सही जवाब है क्यों, वो इस पे चर्चा करने को टीचर ने कहा है। बात सही है? सही है कि नहीं है? सही है। अब अगर जब यहाँ पे जस्टिफाई करने को कह दिया, यानी अपने जवाब को जस्टिफाई करेगा बच्चा कि क्यों सही है। रिफ्लेक्ट ऑन देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों पे रिफ्लेक्शन यानी चिंतन मनन करे। कंपेयर मल्टीपल सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज, कितने तरीके हो सकते थे अलग अलग ढंग से कैसे उस सवाल को सॉल्व किया जा सकता था, इस बात पे चिंतन करे बच्चा। एंड बिल्ड न्यू अंडरस्टैंडिंग बाय कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स विद प्रायर नॉलेज, और एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाए पुराने प्रीवियस ज्ञान को जोड़ते हुए। द टीचर डज नॉट फोकस मियरली ऑन करेक्ट आंसर्स बट ऑन द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। अब टीचर जो है सिर्फ सही आंसर पे जोर नहीं दे रहा, वो सही क्यों है इस बात की थिंकिंग प्रोसेस पे जोर दे रहा है। इसका मतलब टीचर का ध्यान बच्चे की थिंकिंग जगाने पे है, क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने की बात हो रही है। दिस क्लासरूम अप्रोच मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स विच लर्निंग थियरी, किस तरह की लर्निंग थियरी में बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को एक्टिव रखा जाता है, रिफ्लेक्शन, थिंकिंग, इन सब पे जोर दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन 89% लोग सही जवाब दे रहे हैं। देखिए व्यवहारवाद तो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे फोकस करता है, तो ये तो यहीं खत्म हो जाएगा क्योंकि बच्चा तो एक्टिव है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, यस, मीनिंग मेकिंग की बात करेगा, बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेगा। पियाजे वाइगॉत्स्की इसी से बिलोंग करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग नेगेटिव है, रोड लर्निंग नेगेटिव है। ऑप्शन ही एक बचता है, तो ऑप्शन ने क्वेश्चन को बना दिया आसान। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, स्टेटमेंट या असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है इमोशंस इन्फ्लुएंस अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। यानी जो आपके इमोशंस हैं
यानी संवेग हैं, वो आपकी अटेंशन, यानी आप कितना ध्यान देंगे किसी चीज पे। अगर आप पॉजिटिवली, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं कि यार ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, मुझे पसंद है, तो मैं इसकी बात ध्यान से सुनूंगा या सुनूंगी, ठीक है। स्मृति, याद रखने की क्षमता, अगर आपके जो इमोशंस पॉजिटिव इमोशन है कि आपको जॉय महसूस हो रहा है सीखने में, तो आप वो चीज याद भी रखेंगे। अगर आपको कोई मूवी बहुत पसंद आती है तो आपको वो याद रहती है, डायलॉग बाय डायलॉग लोगों को याद रहती है। गाना जो आपको बहुत पसंद है वो पूरा पूरे लिरिक्स आप याद करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी अटेंशन को, आपकी मेमोरी को, याद रखने की क्षमता को, और आपकी ध्यान देने की क्षमता को किसी चीज पे। मोटिवेशन को, कि आप कोई चीज मोटिवेटेड रहेंगे किसी चीज को करने के लिए क्योंकि आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं कि यार वजन कम हो रहा है, चलो और मेहनत करते हैं, है ना। आप मोटिवेटेड हैं उस प्रक्रिया को बनाए रखने में, उस गोल को अचीव करने में, ठीक। तो ये बात तो सही है, इसमें कुछ भी गलत तो हमें नजर नहीं आ रहा। रीजन क्या है इसका? इमोशनल स्टेट्स में ईदर फैसिलिटेट और हिंडर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी जो संवेगात्मक अवस्थाएं हैं वो बाधा भी बन सकती हैं दिमाग के विकास में, कॉग्निशन में, और हेल्पफुल भी हो सकती है। तो कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस या इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन। कॉग्निशन और इमोशन का रिश्ता बाय डायरेक्शनल है, टू वे है, इंटरडिपेंडेंट है। ये हर बार सवाल आता है कॉग्निशन और इमोशन का, तो दोनों बातें सही हैं, और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है ए को। इसमें सिर्फ 62% लोग सही जवाब क्यों दे पा रहे हैं, जबकि इतना आसान सवाल है ये। बस रीजन आदर्शन और रीजन के फॉर्म में है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट इज जज्ड प्रीमैरिली ऑन। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है कि बच्चे का कितना नैतिक विकास हो गया होगा, या वो किस स्टेज में होगा, ये किस बात से जज कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। आकलन किस बात से करेंगे कि बच्चे का नैतिक विकास कितना हुआ है, या व्यक्ति का भी, है ना, ये किस बात से असेस किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मॉरल एक्शन चोजन, चुना गया कार्य, कि क्या उसने सही बोला कि झूठ बोला, ये कार्य आपने देखा, ठीक। पहला है इमोशनल रिएक्शन, ये इमोशनली कैसे रिएक्ट किया। या फिर तीसरा रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन, यानी निर्णय के पीछे का तर्क, या सोशल अप्रूवल। देखिए इसमें जो सारा गेम है, अब आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन 41% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, जबकि ये बेसिक सवाल है एकदम मॉरल डेवलपमेंट का कोहलबर्ग के, कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड है कि आप रीजनिंग क्या देंगे। तो जो रीजनिंग लगाई जाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कोहलबर्ग की थियरी में, कि अलग अलग स्टेज में बच्चा अलग अलग या व्यक्ति अलग अलग रीजन देता है, वो रीजन डिपेंड करेगा। भाई एक 17 साल के बच्चे के लिए घर से भाग जाना प्रेम में पागल होकर के, पागल से मेरा मतलब एकदम वो भावनाओं में बहुत चढ़ गया है, तो वो एक सही डिसीजन हो सकता है, उसने रीजन दिया है, खुद को रीजनिंग दी है इस चीज को सही या जस्टिफाई करने की। चोर भी तो चोरी को जस्टिफाई कर देता है ना। वहीं एक 27 साल का व्यक्ति हो सकता है वो ये कहे कि नहीं, मैं शादी कहीं और भी नहीं करूंगा, और इससे नहीं करा रहे हो जिससे करनी है, तो मैं शादी कर ही नहीं रहा हूं। इसमें रीजनिंग डिफरेंट है, उसने ये नहीं सोचा चलो भाग जाते हैं। अब दोनों चीजें अलग हो सकती हैं, ऑफकोर्स जिसकी जैसी सिचुएशन में, मैं सही और गलत में जज नहीं कर रही हूं, बट रीजनिंग डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। 17 साल का व्यक्ति का पेट प्रेम से सिर्फ भर सकता है, 27 साल में आपको लगेगा नहीं रोटी भी चाहिए होती है, सिर्फ प्रेम से पेट नहीं भरेगा। तो रीजनिंग अलग है। देख लो एज के हिसाब से रीजनिंग बदलती है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी के हिसाब से रीजनिंग बदलती है। इसलिए पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है कोहलबर्ग की थ्योरी, क्योंकि जैसे जैसे एज बदलेगी आपकी रीजनिंग की प्रोसेस बदलेगी और कॉग्निटिव मैच्योरिटी चेंज हो जाएगी, तो फिर आपकी थिंकिंग रीजनिंग चेंज हो जाएगी, तर्क करने की क्षमता अलग हो जाएगी। तो जो तर्क आप हो सकता है 3 की उम्र में देते थे कि 10वीं में किसी ने कहा भाई 11वीं आ गई है अब तो ब्रेकअप करना है क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, और बाद में कोई सेम तर्क दे तो हो सकता है कि आप इस चीज को ना माने। तो रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन, निर्णय के पीछे का तर्क महत्वपूर्ण है, मॉरलिटी कितनी विकसित हुई है उस चीज के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्वेश्चन लाइक व्हाट वुड हैपन इफ स्कूल्स हैड नो एग्जामिनेशन। एक इस तरह का सवाल, कैसा सवाल? व्हाट वुड हैपन इफ स्कूल्स हैड नो एग्जामिनेशन प्रमोट्स। ये किस तरह की थिंकिंग प्रक्रिया को प्रमोट करता है? यदि विद्यालयों में परीक्षाएं ही न हो तो क्या होगा? व्हाट इफ, ये किस तरह का सवाल है? दिशाओं में सोचने के लिए मजबूर करेगा बच्चे को। 84% लोग सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। ये रिकॉल थोड़ी है कि याद करके बता दोगे कि हाँ ये तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि स्कूल ही ना हो तो कैसा हो, तो हम कैसे पढ़ेंगे। ये सिलेबस में थोड़ी होता है आपके स्कूल टेक्स्ट बुक में, तो याद रखने की बात नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, भाई ये तो दिशाओं में सोचने को कह रहा है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में उल्टा होता है कि एक क्वेश्चन है, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण है ये एमसीक्यू कि एक क्वेश्चन है, इससे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से एक सही ऑप्शन पे आना है, तो ये सिकुड़ती हुई चिंतन प्रक्रिया होती है अभी सारी, है ना।
तो यहाँ पे आपको दिशाओं में सोचना पड़ेगा कि अच्छा सोचो स्कूल ही ना हो दुनिया में तो बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसी होगी दुनिया। सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कोई बच्चा कहेगा मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, कोई बच्चा कहेगा मैं दादी नानी से सीख लूंगा, मैं अपने पापा जी से सीख लूंगा, मैं फलानी चीज सीखूंगा, मैं ये करूंगा। तो दिशाओं में सोचने की बात आएगी जब हम कहेंगे इस तरह का कि व्हाट इफ सिनेरियो हमने दे दिया कि बच्चा इमेजिन करेगा, अब दिशाओं में सोचेगा। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, लीक से हट के सोचना है। मेमोराइजेशन यानी याद करना, ये याद करने वाला सवाल थोड़ी है कि इसका कोई उत्तर पहले से रटा हुआ होगा किसी के पास। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग भी लगेगी, इसमें बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, एनालिसिस करेगा बाद में कंक्लूजन पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्टेटमेंट है ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स आइडेंटिकली डज नॉट एंश्योर इक्विटी। यानी ये इंक्लूसिव एजुकेशन से सवाल है आपका कि आप सारे बच्चों को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, बराबरी, सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार आप कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना समानता की गारंटी नहीं है, या समता की गारंटी नहीं है। अगर मैं कहूं तो इक्विटी की गारंटी नहीं है। सब कोई कह रहा है मैं तो सोती रहूंगी, बहुत बढ़िया जी। तो यहां आ जाओ, कुंभकर्ण, ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स आइडेंटिकली डज नॉट एंश्योर इक्विटी। ये बात सही है कि गलत है, खुद बताओ भाई। ये बात जो है सही है एकदम, क्योंकि अगर आप सारे बच्चों को आइडेंटिकली एकदम सेम ट्रीट कर रहे हो कि एक बच्चा है जो व्हीलचेयर पे आता है उसको भी आप सेम ट्रीटमेंट, एक बच्चा है जो गिफ्टेड है उसको भी सेम ही सवाल देते हो, एक बच्चा है जो बेचारा बहुत धीमे सीखता है उसको भी सेम ही सवाल देते हो, सबको पूरी तरह से सेम ट्रीट करना इक्विटी नहीं है, नीड के हिसाब से ट्रीट करना इक्विटी है। समझ रहे हो कि एक बच्चा है जो विजुअली इंपेयर्ड है, जिसको देखने में समस्या है, उसको आगे बिठाओगे, उसमें इक्वालिटी नहीं लगेगी कि सारे बच्चे इक्वल हैं तुम भी पीछे बैठो, है ना, हर बच्चे को पीछे बैठना चाहिए या सारे बच्चे कहीं भी बैठ सकते हैं। वो फिर आपको इक्विटी नीड के हिसाब से देखना पड़ेगा। या रिजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं फीमेल्स के लिए कितनी जॉब्स में है, तो वो इक्विटी बेस्ड है, इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी की बात जब करोगे जब दोनों बराबर तो खड़े हो, एक अगर पहले से ही नीचे है, महिलाओं को अगर बढ़ावा दिया ही नहीं गया तो पहले उनको ऊपर लाया जाएगा ना। तो जो मेंस्ट्रुअल लीव्स हैं या फिर जो आपकी मैटरनिटी लीव्स हैं वो इक्विटी बेस्ड हैं। रीजन क्या है इसका? लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज, बच्चे क्षमताओं में अलग होते हैं, अनुभवों में अलग होते हैं और बैकग्राउंड्स में अलग होते हैं। तो आपको वो सब ध्यान में रखना है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते सभी बच्चों को बिल्कुल आइडेंटिकल, यानी देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बराबर अवसर ना दें, इसका मतलब ये एकदम आइडेंटिकल मतलब सेम व्यवहार, डिट्टो सेम सबके लिए। आपको मेथड में चेंज या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बच्चे के हिसाब से, बच्चे के अकॉर्डिंग एकोमोडेट करना पड़ेगा सिस्टम को, ठीक है ना। तो बोथ ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, फर्स्ट ऑप्शन सही है, 71% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड द, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये हार्वर्ड गार्डनर से। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, 8 प्रकार की बुद्धि दी है, टू चैलेंज द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जो पारंपरिक तरीका था कि नहीं आईक्यू जिसका ज्यादा है वही बुद्धिमान है ना, या इंटेलिजेंट तो वो है जो अच्छे नंबर ला रहा है, इस तरह के ट्रेडिशनल नोशंस को चैलेंज किया हार्वर्ड गार्डनर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस इज मोस्ट डायरेक्टली क्वेश्चनड बाय दिस थियोरी? कौन सा एक असम्पशन था जो पहले से चली आ रही धारणा थी जिस पे सवाल उठाया इस थियोरी ने? तो देखते हैं, 41% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। चलो देखते हैं ये कहां सवाल उठाया। क्या गार्डनर ने ये कहा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है अधिगम? मत पढ़ के समझो क्वेश्चन, वाह शाबाश, पीठ थपथपाओ अपनी। ये जो जवाब आपने दिया है ना 52% लोगों ने, थर्ड ऑप्शन, भाई पढ़ो तो सही क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत पारंपरिक बुद्धि की अवधारणा को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत किया कि जो पारंपरिक बुद्धि, जो ट्रेडिशनली सोचा जा रहा था कि नहीं जो मैथ्स में इंटेलिजेंट वो इंटेलिजेंट, जिसके नंबर ज्यादा आते हैं वो इंटेलिजेंट, यह सिद्धांत मुख्य रूप से किस धारणा पर प्रश्न उठाता है? तो इस धारणा पे थोड़ी प्रश्न उठाता है कि बुद्धि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। ये थोड़ी मना किया उन्होंने कि जीन्स का कोई रोल नहीं है और दोनों का ही रोल है। ये थोड़ी इस चीज को चैलेंज थोड़ी किया है, इसको तो उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। अब किसी में नेचुरल टैलेंट है कोई, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एनवायरमेंट से ही मिला है, सिर्फ हेरिडिटी से नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तो इसको चैलेंज थोड़ी किया है, चैलेंज तो उन्होंने ट्रेडिशनल नोशन को किया है। तो ये तो गलत है जिसको आप सही कहने में लगे हुए हो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंटेलिजेंस डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। ऐसी इसको भी उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया। मैचुरेशन का मतलब हेरिडिटी और एक्सपीरियंस है एनवायरमेंट से, दोनों के उससे, और इंटेलिजेंस आपकी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, इसको उन्होंने चैलेंज थोड़ी किया है। तो यहाँ पे आपको समझना है कौन सा सही नहीं है, किसको चैलेंज किया है। इंटेलिजेंस इज अ सिंगल फिक्स्ड एबिलिटी दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली थ्रू आईक्यू टेस्ट। गार्डनर का सीधा जो वार रहता है या फिर वो चैलेंज करते हैं, वो आईक्यू टेस्ट को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं कि बुद्धि सिर्फ वो नहीं है जो आईक्यू स्कोर में आ रही है। व्यक्ति अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हैं, कोई सिंगल फिक्स्ड एबिलिटी को बुद्धि नहीं कहते हम। इस चीज को उन्होंने, इस नोशन को, इस धारणा को चैलेंज किया है कि बुद्धि एक एकल या स्थिर क्षमता नहीं है, फिक्स्ड एबिलिटी नहीं है, इंक्रीमेंटल है। और दूसरा
लोग सिर्फ जो आईक्यू में स्कोर अच्छा ला रहा है वही इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति जो है, अगर सचिन तेंदुलकर 10वीं करके जो है एक महान क्रिकेटर बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने जो है आपका पीएचडी नहीं की तो वो इंटेलिजेंट नहीं रहे। तो लोग अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट हो सकते हैं। कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट हो सकता है, ए आर रहमान उसका उदाहरण है। कोई भाषा पे किसी की पकड़ हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, किसी का लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी हो सकती है। तो 8 प्रकार की बुद्धि दी है ना उन्होंने। तो बुद्धि फिक्स है, एक ही तरीका है, आईक्यू टेस्ट ही बुद्धि को मापेंगे, इस चीज को उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया है और चैलेंज किया है। यही बात सही है। क्वेश्चन पढ़ के मत समझो, ऐसे आसान क्वेश्चन गलत करोगे तो आंसू ही आएंगे फिर मेरे तो ये देख करके। इंटेलिजेंस कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगा ना, जब ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसको चैलेंज थोड़ी किया है, एक्सेप्ट किया है। इंटेलिजेंस कैन बी एनहेंस्ड थ्रू एप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ये थोड़ी कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाना बंद कर दो, इंटेलिजेंस को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, इसको थोड़ी उन्होंने चैलेंज किया है। तो सेकेंड ऑप्शन, अनुभवों को तो ठीक ही मानेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, Which of the following classroom situations best represents the true spirit of inclusive education, यानी समावेशी शिक्षा को कौन सा एक ऑप्शन है जो सपोर्ट करता है, कौन सी रणनीति को, कौन सी रणनीति है जो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल को सपोर्ट करती है। एज एनविजन्ड इन दी कॉन्टेम्परेरी एजुकेशनल पॉलिसीज, यानी जो आज के समय में समकालीन चलने वाली एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, यहां नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लिख सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जवाब सेम ही रहता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी लिख सकता था, ठीक है ना। तो द टीचर यूजेस कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या शैक्षिक नीतियों में वर्णित समावेशी शिक्षा की वास्तविक भावना को सबसे बेहतर रूप से कौन दर्शाता है, कि हर बच्चे को साथ लेकर के चलो। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि एक बच्चा है जो गिफ्टेड भी होगा, हर तरह का बच्चा आपके रेगुलर स्कूल सिस्टम में पढ़ सके, एजुकेशन फॉर ऑल, कि एक ब्लाइंड बच्चा भी सीख सके, गिफ्टेड बच्चा, एक जो स्लो सीखने वाला बच्चा है वो भी सीख सके, हर बच्चा क्लास में पढ़ सके, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। बात सही है। तो पहला ऑप्शन है द टीचर यूजेस द सेम टीचिंग मेथड एंड असेसमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू एंश्योर इक्वालिटी। इसी की बात हमने अभी की थी कि इक्विटी या इक्वालिटी ये नहीं है कि बिल्कुल सेम मेथड सेम तरीका, सेम पेपर, सब कुछ सारे मेथड सेम कर दो हर बच्चे के लिए। नहीं भाई, बच्चा अलग अलग है तो उसको जांचने के तरीके भी अलग अलग होंगे। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको मैथ्स में थोड़ी जज करोगे। एक बच्चा हो सकता है ओरली अच्छा सुना दे, लिखने में उसको दिक्कत हो तो उस तरह से असेस कर लोगे। तो एक ही मेथड अपनाना सबके लिए गलत है। ये स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज आर टॉट सेपरेटली यूजिंग स्पेशल मटेरियल्स, तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट चला जाएगा, सेपरेट कर दिया बच्चे को, सेग्रीगेट कर दिया इन्होंने, और सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलग थलग नहीं करना। थर्ड है द टीचर अडेप्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट बेस्ड ऑन डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। शिक्षक विद्यार्थियों की विविध सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार विषय वस्तु, रणनीतियां और मूल्यांकन, यानी पढ़ाने के तरीके, क्या पढ़ाना है, मूल्यांकन कैसे करना है, इन सब स्ट्रेटजीज में बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स, अलग अलग जो कंटेंट है और रणनीतियां हैं, इवैल्यूएशन तरीके हैं, वो अपनाना, यानी अडेप्ट करना या एकोमोडेट करना बच्चों की नीड के हिसाब से, है ना, बच्चों की नीड के हिसाब से। ये आप अगर बैच में एनरोल कर रहे हैं तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके कई सारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, देखिएगा एंड मोमेंट में आपको लगे की नोट्स पढ़ लेने हैं। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि बच्चे को एकोमोडेट करना है, बच्चों को क्या करना है, एकोमोडेट करना है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो बच्चे के हिसाब से सिस्टम को चेंज करेंगे, ना कि बच्चे को चेंज करेंगे, ठीक है ना। चाहे वो आपकी इंस्ट्रक्शन हो, यानी पढ़ाने का तरीका हो, टीचिंग मेथड्स हो, चाहे वो आपकी कंटेंट हो, इवैल्यूएशन का तरीका हो। फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नहीं भाई, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिसमिस कर देता है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो सबके लिए एक ही जैसा है ना, अब सीटेट का पेपर सबके लिए एक ही जैसा होगा, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उसमें ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन के फेवर में वो उस तरह से नजर नहीं आता। अब एक और सवाल है आपका इवैल्यूएशन से, सीसीई से, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये अलग है असेसमेंट ऑफ लर्निंग से, यानी अधिगम के लिए आकलन अधिगम का आकलन से अलग है, बिकॉज असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्यों अलग है? क्योंकि सीखने के लिए मूल्यांकन, अब बच्चों को एक्टिव रखेगा सीखने के लिए मूल्यांकन, सिंपल जवाब। 45% लोग, 70% लोग सेकंड ऑप्शन कह भी रहे हैं। इज कंडक्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ यूनिट, पूछा है, अगर यहां असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता तो जवाब बदल जाता, बिकॉज असेसमेंट फॉर लर्निंग सिर्फ इकाई या सत्र या यूनिट कंप्लीट होने पे ही टेस्ट लिया जाता है। नहीं भाई, ये तो ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, फॉर लर्निंग का नहीं। ऑफ का मतलब है जब लर्निंग हो चुकी है तब आप टेस्ट ले रहे हो, तो ये तो फॉर लर्निंग पूछा है हमसे। फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, हाँ ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आकलन की प्रक्रिया चल रही है, जैसे हम अभी क्या है ये मॉक टेस्ट ले रहे हैं, ये आकलन की प्रक्रिया चल रही है ताकि आपको फीडबैक मिल सके, इससे कोई फाइनल नंबर नहीं मिलने वाले कि कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो आपके साथ साथ डिस्कशन भी हो रहा है, टॉपिक भी क्लियर कर रहे हैं और आकलन भी चल रहा है।
फिर है इज मेनली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग, रैंकिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये भी ऑफ लर्निंग में होता है, सबमेटिव आकलन में होता है। फॉर्मेटिव का पार्ट है ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ना कि सबमेटिव का। रिलाइज प्रीमियरली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट, नहीं। तो 93% लोग इसमें सही जवाब दे ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत है सच है नहीं। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट अलोन आर इनसफिशिएंट फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी सिर्फ मानकीकृत परीक्षण ही अगर हम लेंगे तो वो समावेशी शिक्षा के लिए सफिशिएंट नहीं है, समावेशी शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। समावेशी शिक्षा में हर तरह का बच्चा होगा और हर तरह के बच्चे की नीड सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट से फुलफिल नहीं होगी। कुछ आपको जो टीचर मेड टेस्ट हैं वो भी लेने पड़ेंगे। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक जैसे ही बनाए जाते हैं। क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इसका उदाहरण। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान स्टैंडर्डाइज टेस्ट में रखा नहीं जाता। ये तो सबके लिए एक ही जैसे बनते हैं। ये बात तो सही है कि सफिशिएंट नहीं है। रीजन क्या है? दे फेल टू रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्रेस। या इंडिविजुअल, ये कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरह से, सेम क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन फ्रेश है। ये व्यक्तिगत सीख की प्रगति को नहीं दर्शाते। ये बात सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रगति, ये इंडिविजुअल कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ये टेस्ट से पता नहीं लग पाता स्टैंडर्डाइज टेस्ट से, क्योंकि ये तो सबके लिए एक जैसे हैं, है ना। टीचर मेड टेस्ट या मॉक टेस्ट या खुद से जो आप लगा रहे हैं वो आप समझ पाएंगे उसमें कि हाँ मेरी फीडबैक मिल पाएगा, यहाँ पे नहीं मिल पाता। ये दोनों ही बातें सही है। 68% लोग दे भी रहे हैं सही जवाब कि बोथ ट्रू और आर एक्सप्लेन्स ए, दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझ पाते प्रोग्रेस को, इसलिए बात सही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इनसफिशिएंट हो जाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अ चाइल्ड इंसिस्ट दैट अदर्स सी द वर्ल्ड एग्जैक्टली एज शी डज एंड फेल्स टू कंसिडर ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, दिस डिफिकल्टी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये पियाजे के माउंटेन टेस्ट में भी उन्होंने, 3 माउंटेन टेस्ट है ना, उसमें भी उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि एक बच्चा है जो दूसरे के पहलू को सोच ही नहीं पाता। उसको लगता है जो कार्टून मुझे पसंद है, यानी शिनचैन यदि मुझे पसंद है सबको पसंद होना चाहिए, मेरी मम्मी को भी, मेरे भाई को भी, मेरे दोस्तों को भी। अगर मुझे डेयरी मिल्क पसंद है तो वही चॉकलेट सबको पसंद होनी चाहिए। वो दूसरे के ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को देख ही नहीं पाता कि इसका दूसरा पहलू ऐसे भी हो सकता है। तो सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। एक बच्चा यह मानता है कि अन्य लोग भी संसार को सिर्फ उसी तरह से देखते हैं जैसे वो देखता है। वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। बताइए, जैसे मैं काफी हद तक जेंडर न्यूट्रली देखती हूं लोगों को या चीजों को, तो अब ये अगर मैं सोचने लग जाऊं सब ऐसे ही देखते हैं, कहां से देखते हैं? आधे से ज्यादा बातों में तो जेंडर को बीच में लेकर के आ रहे होते हैं, और सेंसिटिविटी के तौर पे नहीं, मजाक के तौर पे लेकर के आ रहे होते हैं। तो ये ईगो सेंट्रिज्म हो जाएगा अगर मैं ऐसे सोचूं तो, कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। ये ईगो सेंट्रिज्म है कि ऑल्टरनेटिव इसका और दूसरा कोई सोचने का तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, ये गलत होगा। 82% लोग सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि सही भी है, कि ईगो सेंट्रिज्म ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। और ये लिमिटेशन है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे का दिमाग उतना विकसित हुआ नहीं है, लॉजिक नहीं आया है। ठीक, ये लैंग्वेज डिले, इमोशनल इमेच्योरिटी है, ये सब नहीं कहेंगे आप। लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग हो भी तब भी ये है ईगो सेंट्रिज्म। हमसे पूछा ये है क्या। क्वेश्चन नंबर 15, और वैसे भी बच्चे में कमी नहीं निकालनी होती, पेडागोजिकल ऑप्शंस में बचना होता है बच्चे में कमी निकालने से। बच्चों को एक्टिव आपको देखना होता है। प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग बिकॉज, रचनावादी अधिगम जिसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर ये सब बिलोंग करते हैं। तो पूर्व ज्ञान को ये महत्व देते हैं, ओल्ड नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को, कि जो बच्चों को आता था, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी होती है ना, तो जो बच्चों को आता था उससे जोड़ के आप कुछ नया सिखाते हैं। ये बात तो सही है, रचनावाद में ऐसा होता है, बच्चों को एक्टिव रखते हैं, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। इट ऑलवेज क्रिएट्स मिसकंसेप्शंस, नहीं। पुरानी जो ज्ञान से अगर नए ज्ञान को जब कुछ नया सिखा रहे हो, जो उसको आता है ऑलरेडी, उससे कनेक्ट कर दिया, तो ये कोई गलतफहमी थोड़ी, ये तो बल्कि हेल्पफुल होगा, बच्चों को क्लैरिटी आएगी। तो ये तो गलत है। इट हेल्प्स इन मीनिंगफुल लर्निंग, ये बात एकदम सही लग रही है, आप लोग दे भी रहे हैं। 97% लोग, बहुत बढ़िया। इररेलेवेंट है, नहीं। ब्राइट लर्नर्स के लिए काम करता है, नहीं भाई, सबके लिए काम करता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सार्थक अधिगम में सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यूजिंग टर्म्स लाइक चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का एक सवाल जो है पिछली बार, मतलब इन शब्दों को यूज करके, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देगा, जिस पे हम बात करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिलेगी इससे। सीखने में अक्षम बच्चे के बजाय सीखने की अक्षमता रखने वाले बच्चे जैसे शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित को दर्शाता है। तो अब ये लैंग्वेज का खेल है। कई लोगों को लगेगा दोनों सेम बात तो है, सेम बात नहीं है, है ना, अलग है। हम देखिए कैसे, यूजिंग टर्म्स लाइक चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड नहीं है, समझ रहे हो। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन,
ये कहना मतलब बच्चे ही डिसेबल्ड है। और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, मुझे बुखार हो गया, मैं बुखार बंद थोड़ी गई। अगर आप किसी दिन सिक महसूस कर रहे हैं तो आप सिक ही थोड़ी, आपकी आइडेंटिटी थोड़ी है सिक होना या बीमार होना, ठीक है ना। तो सीखने में अक्षमता रखने वाले बच्चे हम यूज करते हैं, ना कि ये कहेंगे कि सीखने में अक्षम बच्चे कि सीख ही नहीं सकते, डिसेबल्ड हैं। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, बच्चों को डिसेबिलिटी है इसका मतलब ये नहीं बच्चे डिसेबल्ड हैं। बच्चे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चे 50 तरीके से उनको सिखाया जा सकता है, लर्निंग डिसेबल्ड नहीं हो गए वो, क्या वो सीख ही नहीं सकते। तो ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, एक इक्विटी वाली या एक बेहतर पैरिटी वाली भाषा का हम इस्तेमाल यहां कर रहे हैं। सेंसिटिव लैंग्वेज है ये, मानवाधिकार दृष्टिकोण है यहां पे। ये डेफिसिट अप्रोच हो जाती है यदि हम ये कहते कि चिल्ड्रन लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन अगर हम लिख रहे हैं तो ये डेफिसिट अप्रोच है कि हम बच्चे में कमी ढूंढ रहे हैं, है ना। चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल नहीं, ये ह्यूमन राइट्स मॉडल है कि हम मानवाधिकार को सुरक्षित कर रहे हैं उन बच्चों के भी जिनको अक्षमताएं हैं। बच्चों को अक्षमताएं, बच्चे अक्षम नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मोस्ट सुटेबल असिस्टिव डिवाइस फॉर विजुअली इंपेयर्ड लर्नर्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त सहायक उपकरण, तो वो होता है टैक्टाइल मटेरियल। और टैक्टाइल मटेरियल का उदाहरण क्या है यहां पे, जिस मटेरियल को टच और फील किया जा सके। टच और फील किस मटेरियल को किया जा सकता है भाई, बिल्कुल 86% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ब्रेल डिस्प्लेज आप यूज कर सकते हैं बच्चे की डेस्क पे भी, जिसमें वो टच और फील करके पढ़ पाए, है ना। ब्रेल लिपि, अभी मैं देख रही थी हमारी लिफ्ट में जो है ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया गया है। मैंने पिक्चर भी एक ली, मेरे पास पड़ी होगी कहीं। तो होता है ना, फ्लोर्स होते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर, तो हर एक फ्लोर पे और अच्छी जगहों पे, मतलब जहां पे थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, वहां ये चीज आ गई है। मैंने कई लिफ्ट्स में देख ली है अब कि लिफ्ट के बटन्स पे एक ब्रेल लिपि भी बनी हुई है। ब्रेल लिपि में भी चीजें लिखी हुई हैं, जिससे एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता वो भी टच करके फील करके बटन दबा पाएगा कि मुझे इस फ्लोर पे जाना है। तो ब्रेल लिपि यानी ब्रेल डिस्प्ले मतलब टच एंड फील मटेरियल, जो बच्चा देख नहीं सकता वो टच और फील करके पढ़ पाए। ये 6 डॉट बेस्ड होती है, लुई ब्रेल ने इसको बनाया था, आप ईवीएस में पढ़ते भी हैं। साइन लैंग्वेज हम डेफ और डम बच्चों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ना वो बोल मूक बधिर बच्चों के लिए, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड के लिए बेस्ट है, जरूरी नहीं है। स्पीच थेरेपी जिन लोगों को या जिन बच्चों को भाषा से संबंधित विकार है उनके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है ना। हियरिंग एड जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है उनके लिए बेहतर रहेगा। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, देखना कितने लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत पीछे चला गया क्या क्वेश्चन, हाँ अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18, टू सपोर्ट लर्नर्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक बच्चे हैं कुछ जिनको एएसडी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में वैसे तो कई सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बट जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको हम जनरली देखते हैं कि वो चीज़ें रिपीट करते हैं रूटीन में या आसपास सराउंडिंग में, अगर उनके बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है या वो सीख नहीं सकते, ठीक है ना। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, बार बार सेम बात रिपीट करते हैं, सोशली बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं रहते समाज में इंटरेक्शन में, ठीक। तो अगर हम देखें तो यूज एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, अमूर्त भाषा का प्रयोग करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ पा रही ऐसी भाषा। मेंटेन प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है कि एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है उसके लिए रूटीन आप बार बार चेंज मत करिए। इवन उसका रूम भी अगर है तो आप हर रोज ये मत कीजिए कि कल बेड यहाँ लगाया था, परसों टेबल वहां लगाई थी, चेंज करते रहे रोज। तो ज्यादा चेंजेस होने की वजह से वो डिस्कम्फर्ट में आ जाएगा या उसको हो जाएगी दिक्कत। अवॉइड विजुअल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि विजुअल्स में दिक्कत होगी, विजुअल्स दिखा सकते हो। क्रिएट ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट्स, नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा। ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए कि इतना डिस्ट्रैक्शन है एनवायरमेंट में, उसके लिए क्लीन नीट एनवायरमेंट ही चाहिए, रोज रोज एनवायरमेंट नहीं बदलना है, एक स्टेबल एनवायरमेंट देना है। तो प्रिडिक्टेबल रूटीन्स अगर होंगे कि उस सेम टाइम पे आप सारी चीजें कराते हो सेम तरीके से, तो बच्चे के लिए अच्छा है, ऑटिस्टिक बच्चे के लिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिफ्टेड लर्नर्स नीड, यानी प्रतिभाशाली बच्चों को क्या जरूरत पड़ती है। देखिए 5 नंबर का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है और कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे आज। देखिएगा, गिफ्टेड लर्नर्स आर, गिफ्टेड बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं। अब ये 3 तरह से गिफ्टेड हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअली ब्राइट जो फर्स्ट आते हैं, आईक्यू ज्यादा है, दूसरा टैलेंटेड और तीसरा क्रिएटिव। तीनों ही बच्चे गिफ्टेड हैं भाई। सचिन तेंदुलकर भी गिफ्टेड हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी गिफ्टेड हैं, है ना, और MF हुसैन भी गिफ्टेड हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो मोर होमवर्क नहीं, गिफ्टेड बच्चों को मोर होमवर्क देने से बोर हो जाएगा, वो सेम चीज दोगे तो, और ये रट्टाफिकेशन है। फास्टर सिलेबस कंप्लीशन नहीं। एनरिचमेंट एंड ओपन एंडेड टास्क, यस, इसमें बच्चा चैलेंज महसूस करेगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट्स वाले सवाल आप देते हो, है ना, ताकि बच्चा, क्योंकि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो ज्यादा है, तो मेंटल एबिलिटी ज्यादा है तो चैलेंजिंग टास्क आपको देने होंगे, नहीं तो वो बोर्ड महसूस करेगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, एक्स्ट्रा संवर्धन वाले प्रोग्राम्स जिनमें आप देखते हैं ओलंपियाड में जा रहे हैं गिफ्टेड बच्चे, है ना, या फिर एक्सेलरेशन का प्रयोग करते हो कई बार कि अगर बच्चा 1 साल में 2 क्लास करा दी,
वो सब स्ट्रेटजीज गिफ्टेड बच्चे के लिए होती हैं। ऑटोमेटिक हाई ग्रेड्स कुछ नहीं होता, अपने आप थोड़ी कि अच्छे नंबर दे दो गिफ्टेड बच्चे को अपने आप ही स्वतः उच्च अंक। अगर ठीक से नहीं मिल पाया माहौल तो हो सकता है वो उतना परफॉर्म भी ना कर पाए जितना कर सकता था। अ रिफ्लेक्टिव टीचर रिस्पॉन्ड्स टू स्टूडेंट फेलियर। एक टीचर जो चिंतनशील है, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो अपनी स्ट्रेटजीज पे सोचता है कहाँ कमी रह गई, तो बच्चे के फेल होने पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, बच्चे के फेल होने पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, फटाफट से बताना है आपको। तो लेबल करके, लेबल करना एकदम बच्चे के पक्ष में है ही नहीं। जो ऑप्शन बच्चे के पक्ष में होगा उसके साथ जाएंगे हम। तो रिफ्लेक्टिव टीचर तो अच्छा टीचर है क्योंकि वो चिंतन मनन करता है, आप रिव्यू करता है अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, अपने मेथड्स को, है ना। रिफ्लेक्ट करना मतलब चिंतन करना, प्रकाश डालना अपनी ही नीतियों पे, अपने ही इवैल्यूएशन के तरीकों पे, अपने ही टीचिंग मेथड्स पे, अपने ही कंटेंट पे। तो शिक्षण रणनीतियों की समीक्षा करेगा एक रिफ्लेक्टिव टीचर। पनिशमेंट बढ़ा दो, आईक्यू टेस्ट ले लो। आईक्यू टेस्ट कोई बहुत अच्छा तरीका है नहीं कि आप बच्चे की इंप्रूवमेंट, ये तो आप फिर आईक्यू पे डाल रहे हो कि भैया फेल हो रहा है तो इसका मतलब आईक्यू है रीजन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म व्यूज लर्नर्स एज। रचनावाद कैसे देखता है। अब जब रचनावाद का सवाल है ना, कई बार होता है कि प्याज वाइगोत्स्की डायरेक्ट ना देके रचनावाद के 2 सवाल डाल देगा, हालांकि प्याज वाइगोत्स्की से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये भी सेम ही फील्ड है। फिर अगर रचनावाद दिख रहा है इसका मतलब वही बात हो रही है। रचनावाद के अनुसार शिक्षण अधिगम क्या है, या अधिगम क्या है, बेसिकली शिक्षार्थी होते हैं, लर्नर्स कैसे होते हैं, पैसिव। कंस्ट्रक्टिविज्म जिसका नाम ही है रचनावाद, तो बच्चे को तो एक्टिव रखेगा, कंस्ट्रक्ट करने की बात करेगा, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, पैसिव नहीं हो सकते। रचनावाद के सारे सवाल प्याजे वाइगोत्स्की को ध्यान में रख के सॉल्व हो जाएंगे, निष्क्रिय नहीं होगा बच्चा, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होगा, यस, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, लिटिल साइंटिस्ट। कंडीशनड रिस्पॉन्डर्स होंगे, एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तन होंगे, नहीं, खाली बर्तन जो है वो बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद बात करता है, ना कि रचनावाद। कंडीशनिंग की बात व्यवहारवाद ही करता है। 95% लोग सही जवाब यहाँ पे दे ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच क्वेश्चन प्रमोट्स दी हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग या सबसे ज्यादा दिमाग किस प्रश्न में लगेगा। तो ये एक सवाल तो इस तरह का आता ही है कि एनालिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न पहचान लो, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला प्रश्न पहचान लो, है ना। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कहाँ पे लगेगी इन 4 सवालों में से, 4 ऑप्शंस में से। डिफाइन एडोलेसेंस, किशोरावस्था को परिभाषित करो, कर दोगे परिभाषित, डिफाइन ही तो करना है, डेफिनेशन है, रिकॉल बेस्ड है। इसमें कौन सा हायर लेवल थिंकिंग लग गई, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा। तो इसमें हायर लेवल थिंकिंग तो मुझे लगती हुई नजर नहीं आ रही। लिस्ट फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी विशेषताएं बता दो एडोलेसेंस की। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ डिफाइन नाउन भी आ सकता था। वो आपका जो लेवल है, लेवल 1 है तो उस तरह का सवाल आ जाएगा, लेवल 2 है तो उस तरह का नाउन लिख देगा। मतलब कुछ भी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लिस्ट फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस की विशेषताएं बताओ नाउन की, संज्ञा की। तो इसमें कौन सा आपने हायर ऑर्डर थिंकिंग लगा दी, जो याद किया होगा, जो पता होगा वो बता दिया। व्हाई डू एडोलेसेंट्स टेक रिस्क। यहाँ पे वाई वाले सवाल जो होते हैं वो 99% केस में सही होते हैं, क्योंकि अब आपको क्यों पे सोचना है। जवाब पहले से नहीं है, व्हाट व्हेन नहीं है, वाई है। तो वाई वाला जो जवाब है वो हमेशा एनालिटिकल थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग में ज्यादा आपको इन्वॉल्व करता है। तो किशोर जोखिम क्यों उठाते हैं भाई, एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स जो हैं ऐसे ऐसे रिस्क ले लेते हैं, इनको लगता है कुछ होगा ही नहीं मुझे तो, क्योंकि वो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है एक हद तक, जहां इनको लगता है मैं तो इतना स्पेशल हूं, अपनी पर्सनल फेबल्स हैं, अपना एक इमेजिनरी ऑडियंस है, जहां इनको लगता है सारी दुनिया का ध्यान मेरे पे, मैं हूं दुनिया का सेंटर। नेम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये तो नेम करना है तो रिकॉल बेस्ड है, इसी में सोचने पे जोर पड़ेगा। थिंकिंग प्रोसेस थर्ड ऑप्शन में ही जागेगी, जो कि आप 70% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि इतना आसान सवाल है, बस थोड़ा सा एडोलेसेंस लगा दिया तो आप घबरा गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। असर्शन क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम्स रिक्वायर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन की आवश्यकता पड़ती है समावेशी क्लासरूम्स में। खुद सोचो रीजन क्या दिया है इसका। इक्विटी मींस रिस्पॉन्डिंग टू लर्नर डाइवर्सिटी, यानी इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो लर्नर डाइवर्सिटी है उसका रिस्पॉन्स में आपको बिहेव करना है, बच्चे की नीड के हिसाब से विविध तरीके अपनाने हैं। दोनों ही बातें सही हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और इक्विटी का आप ध्यान रखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में कि नीड के अकॉर्डिंग वेरिंग डिफिकल्टी लेवल, सिर्फ एक ही डिफिकल्टी लेवल पे नहीं पढ़ा रहे हैं, इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी है, तो हर बच्चे को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग मेथड्स अपना रहे हैं, एक ही मेथड से नहीं पढ़ा दे रहे हैं पूरी क्लास को। तो बोथ ट्रू, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83% लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ तो फिर इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। विच क्लासरूम प्रैक्टिस मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा पे 2 सवाल आ जाते हैं, ये दूसरा सवाल है। कौन सी कक्षा रणनीति आंतरिक प्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। वीकली रैंक लिस्ट निकाल दो, टेस्ट कराओ, तो ये इंट्रिंसिक को नहीं एक्सट्रिंसिक को बढ़ावा दे रही है। ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, रीजन बाहर है ना, बाहर क्या है, नंबर या रैंक। रिवॉर्ड, ये भी रीजन बाहर है तो एक्सटर्नल हो गया, तो ये भी हटा और ये भी हटा, इंटरनल चाहिए हमको। ऑटोनॉमी एंड मीनिंगफुल लर्निंग, हाँ इसका रीजन बाहर नहीं है, स्वायत्ता, बच्चे का इंडिपेंडेंस और
मीनिंगफुल लर्निंग, जो उसके लिए मीनिंगफुल हो, जैसे जिसमें उसको क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, वो सीख रहा है। सही लग रहा है। बार बार तुलना करना, कंपैरिजन, ये तो बाहरी रीजन है कि फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, 93% लोग, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू पीयर इंटरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रथा सहपाठी संपर्क के माध्यम से सामाजिक भावनात्मक विकास को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? यानी बच्चे का सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, समाज में यानी लोगों में, ग्रुप में अच्छा कर पाने का, एक दूसरे को समझ पाने की क्षमता पीयर इंटरेक्शन के थ्रू, अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, पीयर्स मतलब उसकी सेम एज के लोग हैं, अपने दोस्तों के साथ बेहतर हो पाएगा। कब? तो थर्ड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। बच्चा जहां एक्टिव है वो बात सही है। इंडिविजुअल सीट वर्क विद मिनिमम इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मौका ही नहीं दोगे तो कहां से सोशल डेवलपमेंट होगा? सिंपल है ना बात। फिर अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव रैंकिंग एंड कंपैरिजन की, रैंक और कंपैरिजन से सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, अलग थलग कर दोगे आप। स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज, ये बात सही है कि आप बच्चों ग्रुप एक्टिविटीज का जब मौका देंगे तो उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ये वाइगॉत्स्की में भी हम पढ़ते हैं कि वाइगॉत्स्की कह रहे हैं ग्रुप एक्टिविटीज कराओ, बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है ना। टीचर लेड लेक्चर्स ओनली, नहीं, ये गलत हो जाएगा कि सिर्फ लेक्चर जो है टीचर के द्वारा, ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे और 96% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। जेडपीडी के अंदर जो संभावित विकास का क्षेत्र है जहां बच्चा सीख सकता है यदि मदद मिल जाए, तो कौन सा इफेक्टिव आंसर होगा? लर्नर्स परफॉर्म टास्क एंटायरली इंडिपेंडेंटली, नहीं, हेल्प के साथ। टास्क आर फार बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेबिलिटी, अगर बच्चे की रीच से बहुत ज्यादा दूर के सवाल हो गए कि आपकी पहली क्लास है और मैं सबसे मुश्किल टॉपिक पे आपको सवाल दे दूं, तो ये रीच से बहुत दूर जाने वाली बात हो जाएगी कि पहला मॉक टेस्ट है और इतने मुश्किल सारे क्वेश्चन दे दिए कि ना तो सारे क्वेश्चन मुश्किल पेपर में आ सकते हैं, लेकिन दे दिए, मन है हमारा, फार बियॉन्ड जाएंगे। तो ये भी कोई बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है जेडपीडी में सीखने का। गाइडेंस इज ग्रेजुअली विदड्रॉन एज कॉम्पिटेंस इंक्रीजेस, बच्चे की जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाती है गाइडेंस को हटा लिया जाता है। टेम्परेरी हेल्प है ना, क्योंकि पेपर तो आप खुद दे के आएंगे। तो प्रैक्टिस हो गई इनफ, जब हमें लग रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, चलो भाई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर। रेपिटेशन एंड ड्रिल, ये तो इसमें तो रट्टाफिकेशन है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 82% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। स्कैप फोल्डिंग, और धीरे धीरे स्कैप फोल्डिंग टेम्परेरी मदद हटा ली जाती है जैसे जैसे बच्चा स्वयं से चीजें करने लगता है। जब आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो पीछे से जो व्यक्ति पकड़ के भागता था वो नहीं भागेगा, अब आपको जरूरत नहीं है मदद की। पहले तो मम्मी पापा साथ में पकड़ के उंगली चलना सिखाते हैं ना, फिर हमेशा थोड़ी पकड़ के चलते रहते हैं उंगली, तो वो सपोर्ट हटा लिया जब आप खुद से करने लग गए चीजें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक असेसमेंट, यानी डायनेमिक असेसमेंट, या फिर मैं कहूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भाषा में 360 डिग्री आकलन की जब हम बात कर रहे हैं, या गतिशील मूल्यांकन की, यानी बच्चे का असेसमेंट बच्चा खुद भी करे, यानी सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट उसके साथी समूह भी करे, और टीचर असेसमेंट, तो ये डायनेमिक बन जाएगा, फ्लेक्सिबल बन जाएगा। तो एनुअल एग्जाम तो सिर्फ टीचर ही कर रहा है असेस। डायग्नोस्टिक टेस्ट विद मीडिएशन, हाँ यहां पे फिर भी हमें समझ आ रहा है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो जाएगा आपका, एंट्रेंस टेस्ट नहीं। डायग्नोस्टिक टेस्ट विद मीडिएशन यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट विद रेमेडियल टीचिंग, कि डायग्नोस किया कहां समस्या है और फिर रेमेडी दी जहां जरूरत पड़ रही है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है सवाल को। तो 80% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच क्लासरूम सिचुएशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स डिस्कवरी लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय ब्रूनर। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है बट पूछा जा सकता है, बेस्ड है इस पे चीजें, ठीक है ना। ब्रूनर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्चुअल में स्कैप फोल्डिंग दी थी जिसको वाइगॉत्स्की ने यूज किया। ब्रूनर की थ्योरी है जिसमें एनएक्टिव लर्निंग, ये शायद आया भी है पिछली बार नहीं तो उससे पहले, मतलब आया हुआ है ब्रूनर पे एक क्वेश्चन। तो ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग स्पाइरल करिकुलम के कैसे प्रीवियस नॉलेज से नेक्स्ट नॉलेज जुड़ी हुई होती है, कैसे आप 6th क्लास में जो पढ़ते हैं वो 7th में और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ये स्पाइरल करिकुलम है ना। वर्तुलाकार पाठ्यचर्या है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं हम, पहले कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाता है। डिस्कवरी लर्निंग बच्चा खोज करके सीखता है, ये भी ब्रूनर कहते हैं। और इन्होंने 3 स्टेजेस भी दी हैं जिसकी बात अगर हम यहाँ करना चाहें, जो कि कर लेते हैं, पूछ लेता है 1 नंबर में, है ना। तो ये है आपका एनएक्टिव लर्निंग। एनएक्टिव लर्निंग एज इसमें मैटर नहीं करती, मतलब दी हुई है वैसे उन्होंने एनएक्टिव लर्निंग। फिर है आपका इमेजिनेशन से रिलेटेड कुछ, तो इसको बोलते हैं ग्राफिक और समथिंग, एक बार याद आ रहा हो तो बताना मुझे। और लास्ट है आपकी सिंबॉलिक स्टेज। बीच वाला याद आ रहा है, सेकेंड आइकॉनिक, राइट, इमेज नहीं आइकॉनिक, मतलब वही है उसका आइकॉनिक का, आइकॉनिक स्टेज।
और इनएक्टिव में बच्चा एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटी, आप देखते हैं बचपन में वो हर चीज को, उसको आप पेन दोगे, कोई खिलौना भी दोगे तो कुछ एक्टिविटी करेगा, उसके साथ खोल के देखेगा, तोड़ के देखेगा, सकिंग यानी मुंह में डाल के देख लेगा, तो वो इनएक्टिव लर्निंग है कि उसको हर चीज पे एक्टिविटी करके ही सीखेगा। आइकॉनिक में वो इमेजेस के थ्रू देख के सीखने लग जाएगा कि ए फॉर एप्पल बना हुआ है, तो इमेज के थ्रू उसको चीजें याद रहती हैं। अब जब वो ए फॉर एप्पल, इस एप्पल को, एप्पल तो उसको आइकॉन में दिख रहा है यानी इमेज में दिख रहा है, सिंबल का इस्तेमाल करके कि ए फॉर एप्पल, अब इसके साथ जोड़ करके सीखने लगा, तो ये सिंबॉलिक थॉट है और ये जीवन भर चलते हैं तीनों। ये ब्रूनर ने इसकी बात की है। डिस्कवरी लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप फटाफट से बताएंगे। 85% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। टीचर एक्सप्लेन्स द रूल एंड स्टूडेंट प्रैक्टिस। नहीं, बच्चे को तो एक्टिव रखेंगे ना ब्रूनर। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ये डिस्कवर कर सके बच्चा, एक्सप्लोर कर सके, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर मटेरियल्स, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड डेराइव रूल्स। यहाँ बच्चे एक्टिव लग रहे हैं हमें, बाकी के ऑप्शन भी तलाश करने हैं। मेमोराइज करना नहीं, रटने पे, या टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स एंड स्टूडेंट इमिटेट, नकल करना नहीं, एक ही ऑप्शन बच्चा एक्टिव है। विद्यार्थी सामग्री का अन्वेषण करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब किसी एक रूल तक डिस्कवर करके पहुंच पाएंगे, एक पैटर्न को तलाशते हुए। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अ साइकोलॉजिकली सेफ क्लासरूम या इमोशनली सेफ क्लासरूम, सामवेगिक या मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है बच्चा जिस क्लास में, इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन, क्या संभावित परिणाम होगा ऐसे क्लासरूम का जहां बच्चे कंफर्टेबल हैं, अपनी बात कह पाते हैं, टीचर से डर के नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से सीख रहे हैं, जॉय ऑफ लर्निंग हो रहा है। क्या परिणाम होगा, बच्चा अच्छा सीखेगा। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन टीचर अप्रूवल, नहीं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग विकसित होगी। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, नहीं। विलिंगनेस टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस आइडियाज, हाँ, कि वो बहुत सारे सवाल बच्चे जो है पूछ पाएंगे यदि खौफ में नहीं है। जिस टीचर से बहुत ज्यादा डरते हैं कैसे सवाल पूछेंगे। और अपने आप को व्यक्त करने की तत्परता रहेगी, जो सीखा होगा वो एक्सप्रेस करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, भाई मैं ट्रिप पे गया था, छुट्टियों में ये हुआ था, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेसिव कंपटीशन नहीं, बच्चा एक्टिव रहेगा यहाँ पे क्योंकि खौफ नहीं है टीचर का, सेफ महसूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, और ये कंस्ट्रक्टिविज्म में ऐसी क्लासरूम बनेगी, फैसिलिटेटर होगा जहां टीचर। क्वेश्चन नंबर 30 आज का आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स बेस्ट इंडिकेट्स अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, यानी वो बच्चा जो सेल्फ डायरेक्शन दे पाता है, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज, परासंज्ञान का इस्तेमाल कर पाता है। कौन सा एक ऑप्शन से आप पहचान पाएंगे कि निम्न में से कौन सा व्यवहार स्वनिर्देशित शिक्षार्थी को सबसे अच्छे रूप में दर्शाता है। तो फॉलोइंग टीचर इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली एज गिवन, जैसे टीचर से निर्देश मिले हैं वही आगे फॉलो करना है। सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ डायरेक्टेड तो खुद को दिशा देगा, ये तो टीचर से पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो ये तो नहीं होगा, डिपेंडेंट हो गया ये तो। मॉनिटरिंग वंस अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज, खुद वो कैसे चीजें समझता है इस बात की निगरानी करना, इस बात को मॉनिटर करना और फिर दिशा दे पाना, अपने मेथड्स को अपनाना कि भाई ये वाले सवालों में मुझे दिक्कत होती है तो इस टॉपिक को क्लियर कर लेता हूँ, यूट्यूब से सर्च कर लेता हूँ, अच्छा प्याजी की थियरी पढ़ लेता हूँ लेट्स लर्न पे। तो ये सेल्फ डायरेक्ट कर रहे हो आप खुद को, मुझे थोड़ी पता चलेगा कि आप कहाँ दिक्कत है, वो तो आपको भी पहचाननी है। मैं तो क्वेश्चन से आइडिया लगा करके जहां आप ज्यादा अटकते हो उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को ज्यादा पता होगा कि वो कैसे सीख रहा है। कंप्लीटिंग टास्क फास्टर देन पीयर्स, भाई ऑफलाइन में तो फिर भी पता रहता है, नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट कर दो दूसरों से जल्दी काम, तो वो बहुत सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो गई। गला काट कंपटीशन को या प्रतिस्पर्धा को आपको बढ़ावा नहीं देना है, कट थ्रोट कंपटीशन को। हाई स्कोर लाना, ये सब कोई बहुत बच्चे की फेवर वाली बातें नहीं है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव या थिंकिंग प्रोसेस, बच्चे का दिमाग जहां सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, बच्चा जहां सबसे ज्यादा सोचे, सबसे ज्यादा एक्टिव हो, वो ऑप्शन बेस्ट होता है पेडागोजी में। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए? 30 आउट ऑफ 30 भी आज तो आने चाहिए। एक ये सही सेट है, कुछ और मुश्किल क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकते हैं हम, बट वो मैंने जान के अवॉइड किए हैं क्योंकि लेवल एकदम ठीक है, टॉपिक सारे कवर हो गए हैं। थोड़ा और बढ़ा देंगे इसको विद टाइम। इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ना किया हो तो बाकी बी योर ओन कांस्टेंट। दुनिया आपके साथ हो ना हो, आप अपने साथ रहें, है ना, तो सब हो जाता है ठीक। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हो गए वो आप बताएंगे कमेंट्स में। 25 प्लस तो एटलीस्ट आपको लाने चाहिए, हालांकि लैंग्वेज कुछ कई क्वेश्चंस में आप फंसे भी हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी पेडागोजी हम लोग डिस्कस करें, है ना। हिंदी पेडागोजी को लेकर के आप लोग परेशान हैं, हालांकि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम ही है, बट इंग्लिश से ट्रांसलेटेड होती है हिंदी में, तो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है अभी, तो हम वो डिस्कस करेंगे कल, ठीक है जी। 28, 29 बहुत बढ़िया। हमने आज फास्ट किया है इसको डिस्कस क्योंकि मॉक टेस्ट के रूप में ही रखा है इसको, ठीक है ना। ओनली 17, अभी तो आपको ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। चलिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ, इंग्लिश पेडागोजी का भी एक सेशन में लूँगी, डोंट वरी। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं 9 बजे, 9 सवा 9, आज तो सवा 9 शुरू कर दी थी, ऐसे ही कल भी शुरू कर देंगे 9:15 के अराउंड। बाय, गुड नाइट।